नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी सेंटर शो। मुंबई से मैं हूं पूजा भारद्वाज और एशिया की सबसे बड़ी झुग्गी धारावी की गलियों में एक बार फिर हम मौजूद हैं। कोरोना काल के दौरान यहां की चिंता किस तरह से बढ़ी थी वो हमने आपको दिखाई थी और अब खसरा को लेकर एक बार चिंता बढ़ी है। तस्वीरों में आप देखिए, जहां पर बच्चे इस तरह से रहते हो, जहां पर 5 बाई 6 के कमरे हों, 10 बाई 10 के कमरे हों और एक घर में 15 या 10 का परिवार रह रहा हो, बच्चे जहां इस तरह से रह रहे हों, वहां पर खसरा जैसी बीमारी जो कि बेहद संक्रामक होती है वो क्यों ना फैले। तो इस तरह से 13 मौतें आपको बता दें मुंबई शहर में अब तक हो चुकी हैं और सबकी उम्र जो है, जिनकी जान गई है, वो 5 साल से कम उम्र के बच्चे हैं। 3800 से ज्यादा संदिग्ध मामले मीजल्स के खसरा के आ चुके हैं सामने। 260 मामलों की पुष्टि हो चुकी है और हर दिन मामलों में तेजी हम देख रहे हैं। अस्पतालों में उनका इलाज हो रहा है, वो भर्ती हो रहे हैं। कई बच्चे वेंटिलेटर पर भी हैं, ऑक्सीजन बेड पर हैं। और धारावी में चिंता बढ़ी है क्योंकि शुरुआत इस बीमारी की गोवंडी इलाके से हुई थी, एम ईस्ट वार्ड, जहां सबसे ज्यादा मरीज देखे गए और मौतें भी सबसे ज्यादा उसी वार्ड में हुई हैं। लेकिन धारावी तक भी अब जो खसरा का फैलाव है वो होना शुरू हो चुका है। हॉटस्पॉट ये इलाका भी अब बन चुका है। इसलिए तमाम जो कोविड वॉरियर्स आप देख रहे थे कोरोना काल में, चाहे वो डॉक्टर्स हों, वॉलंटियर्स हों, एक बार फिर से धारावी की सड़कों पर मौजूद हैं और बीएमसी की मदद कर रहे हैं। लोगों में जागरूकता फैला रहे हैं कि टीकाकरण क्यों जरूरी है और समय पर इलाज जरूरी है। अख्तर साहब, लगातार हम आपसे भी बातें कर रहे हैं। अब तस्वीरें आप देखिए, यहाँ पर बहुत ही मुश्किल है इन बच्चों को अलग करना। हम सोशल डिस्टेंसिंग की कोविड में भी बात कर रहे थे और ये भी बहुत संक्रामक बीमारी है। तो ये चुनौती सबसे ज्यादा बड़ी है कि इनको अलग अलग कैसे रखा जाए, क्योंकि एक सिम्टम दिखने में भी आप बता रहे थे कि 7 दिनों का वक्त लगता है। 7 दिनों का वक्त लगता है मैम। और ये बच्चे जो है ना, इनको हम रोक नहीं सकते ना इनको बता सकते हैं। बच्चे खेलने वाले बच्चे हैं और ये खेलते हैं। उनमें से अगर किसी को इन्फेक्शन रहा तो दूसरे बच्चे को पास आउट होता है और उसको रोकना बहुत मुश्किल है। एक ही तरीका है कि वैक्सीन से जो है हम उसको रोक सकते हैं। और जो वॉलंटियर्स थे कोरोना काल के दौरान जो काम कर रहे थे ज़मीन पर, उनमें से कई लोग इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आफाक साहब, बहुत आपसे हमने भी जानकारी ली है कोविड के दौरान। खसरा एक नई चुनौती है आप लोगों के लिए, क्या क्या कर रहे हैं बीएमसी की मदद के लिए? देखिए, कोविड काल में तो ऐसा था कि 2 गज की दूरी बनाई जाती थी, लेकिन इस वक्त बच्चों में दूरी बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि ये बच्चे क्योंकि ये बाहर खेलने के बाद घरों में आते हैं और जो 2 बच्चे और घर में होते हैं उनको भी ये इफेक्ट हो जाता है। सिर्फ माता पिता को यही देखना है कि वो खास करके जो अपने बच्चों को जो है वो टीके ज़रूर करवाएं, इसकी हम लोगों को जाकर जागरूकता भी करें, लोगों तक पहुँचा भी रहे कि टीका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 9 महीने और 16 महीने का टीका लेना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। और मस्जिदों में लगातार अनाउंसमेंट भी की जा रही है खसरे को लेकर कि लोग टीका लगाएं। जैसा कि आफाक भी बता रहे थे कि सबसे बड़ी चुनौती है कि टीके के लिए लोगों को समझाइए। हिचक अभी भी है लोगों में कि क्या टीका है, जरूरी है कि नहीं है? नहीं, अभी भी हिचक है और बल्कि ज़मीनी स्तर पे जो हमारे इलाके में या मोहल्ले में जो डॉक्टर साहब वगैरह जितने भी क्लिनिक वगैरह है, ये बहुत कोऑपरेट कर रहे हैं, बहुत लोगों को समझा भी रहे हैं। लेकिन हिचक क्यों है? उनको क्या लगता क्या कि टीके में क्या है? अफवाहों पे, मतलब लोग ज़्यादातर ना अफवाहों पे ध्यान देते हैं जो अगर आप कुछ कि मतलब कि टीका लगाने से ये प्रॉब्लम होगा, वो प्रॉब्लम होगा, जो कि ऐसा नहीं है। तो महाराष्ट्र का एक आंकड़ा बताता है कि 1,74,000 ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने इस साल वैक्सीन नहीं ली है। और अगर बीते 2 साल के आंकड़े हमारे सामने आते तो शायद और ज़्यादा हैरान करने वाले हों, क्योंकि कोरोना काल में वैक्सीनेशन से बहुत लोगों ने दूरी बनाकर रखी थी और इसी दूरी की वजह से मुंबई में ये आउटब्रेक सामने आया है, ये एक्सपर्ट्स का मानना है। तो इकलौता हथियार है, अगर खसरा से निजात पाना हो, ऐसी बीमारी से निजात पाना हो, तो उसका वैक्सीनेशन बेहद ज़रूरी है। और ऐसी बस्तियों में चूंकि फैलाव बहुत ज़्यादा है तो बहुत ही बड़ी चुनौती है कि उनके अंदर की हिचक को दूर किया जाए, जिसके लिए तमाम जो कोविड वॉरियर्स थे अब खसरा वॉरियर्स के तौर पर ज़मीन पर काम कर रहे हैं। तो इन्हीं तस्वीरों के साथ और खबर के साथ हम शो की शुरुआत कर रहे हैं। और भाई, आपको पहली रिपोर्ट हम दिखाते हैं दिल्ली से। जिस तरह से गुजरात में विधानसभा चुनाव को लेकर हलचल है, वैसी ही हलचल दिल्ली में नजर आ रही है। नगर निगम चुनाव को लेकर आपस में पार्टियां आरोप प्रत्यारोप लगा रही हैं, सियासत तेज है। लेकिन दिल्ली की जनता के मन में क्या है, उनकी क्या मांगे हैं, सौरभ शुक्ला की इस ग्राउंड रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। आपका नाम बताइए। प्रदीप कुमार। प्रदीप कुमार जी। प्रदीप जी, क्या करते हैं आप? एक्चुअली मैं फाइनेंस कंपनी में काम करते हैं। चुनाव दिल्ली के नगर निगम में है, क्या समझ में? अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं एक दिन के लिए सीबीआई दे दीजिए मुझे, आधी बीजेपी जेल के अंदर होगी। बीजेपी कह रही है भ्रष्टाचारियों पर काबू नहीं पा रहे हैं। यहाँ कूड़े के ढेर लगे हुए, अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं चुनाव कूड़े का है। आपके दिल में क्या है? केजरीवाल जो है एक आम जनता के बीच में रहकर चुनाव लड़ रहे हैं और बीजेपी है वो बाहर चुनाव लड़ती है, जैसे कि अदर स्टेट में। नहीं, यहाँ पे लड़ रहे भाई, उनके जेपी नड्डा प्रचार कर रहे हैं, उनके अध्यक्ष प्रचार कर रहे हैं। मैं मानता हूँ, लेकिन जो आम जनता है उसके लिए केजरीवाल अच्छे नेता है। केजरीवाल अच्छे नेता आपको लगता है, तो आप समर्थन कर रहे हैं केजरीवाल का? बिल्कुल बिल्कुल। कूड़े का एक
बहुत चर्चा कर रहे हैं, आपको लगता है वो आए तो कूड़ा साफ हो जाएगा? जी बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा। मेन टॉपिक पे बात कोई करने को राजी नहीं। वो कहते हैं आप भ्रष्ट हो, आप भ्रष्ट हो। इस बीच में जनता मारी जाती है। तो फिर अब आपके पास भी मौका आता है 5 साल में अपने वोट की चोट करने का। हमारे यहाँ कोई ऐसा MP MLA या काउंसलर ऐसा नहीं है कि जो जनता की बात को सुने और समझे। ये सिर्फ आपस में ही कंपटीशन कर रहे हैं कि हम तुम्हें जेल भेज देंगे, हम तुम्हें जेल भेज देंगे। केजरीवाल जीता क्योंकि सर कारोबार काम धंधा सब कुछ देते हैं। पानी, आपको पता है पानी फ्री दे रखा उन्होंने, बिजली फ्री दे रखी। कोई सी भी सरकार आज तक नहीं देगी किसी को बिजली 1 पॉइंट भी दे। कब तक फ्री की बात करते रहेंगे? फ्री भी तो उसमें भी तो समस्या है कि फ्री में लोग सामान लेके अगर वोट देंगे तो ऐसे ही गलत पार्टी बीजेपी 4 चीजें और फ्री वादा करेगी, कांग्रेस भी करेगी, कैसे चलता रहेगा? सर देखिए, जब से वो आई है, क्या नाम है तुम्हारी, केजरीवाल की पार्टी, उसने हमेशा ही हर बंदे का साथ दिया, गरीब आदमियों को साथ दिया, काम धंधा दिया है। अच्छा। और जब से बिजली वगैरह पानी वगैरह फ्री कर रखा है उन्होंने, हर चीज़ में सस्ता कर रखा है। भाजपा में आपने देखा ये है कि वो महंगाई और लड़ाई झगड़ा ही देखा हुआ आपने। उसके अलावा मैंने आज तक किसी भी पार्टी को नहीं देखा किसी भी चीज़ को फ्री कर दे। केजरीवाल ने कहा है कि एक दिन के लिए मुझे CBI दे दीजिए, आधी बीजेपी अंदर होगी। इस पर क्या कहना है आपका? तो एक बार देख लेना चाहिए, CBI देके उनको देख लेना चाहिए। हाँ, देख लेना चाहिए। देश के लिए, हित के लिए जितने भी हैं वो बीजेपी अच्छी है देश के लिए। बाकी ये इन्होंने ये जो एक लालच दे रखा है केजरीवाल जी ने बिजली पानी का, ये भी देश को नुकसान पहुंचा रहा है। बाकी बशर्ते ये ठीक है, कुछ लोगों को राहत मिलती है, मगर राहत के चक्कर में ये इसका मतलब ये नहीं कि वो देश को न देखो, केवल वो ये देख रहे हैं हमें तो राहत मिल रही है। देश के लिए क्या बेहतर, मतलब बीजेपी देश के लिए ऐसे ठीक है, मैं समझ रहा हूँ। बीजेपी सबसे बढ़िया देश के लिए। देश में ऐसा क्या है आपको लगता है जो बीजेपी अच्छा करे? इसलिए है बीजेपी कि बीजेपी के होते हुए कोई भी किसी भी देश का कोई भी आदमी हमारी इंडिया पर किसी तरह की कोई भी आंच ऊपर उठा नहीं सकता। सरकार के अंदर मैं कट्टर कांग्रेसी हूँ। कट्टर कांग्रेसी है। पहले जो बेले की जोड़ी होती थी, फिर गाय बछड़ा है, उसके बाद इंदिरा जी को इंदिरा जी ने हमारे प्लॉट दिया 1976 के अंदर। अब भी आप कांग्रेस के साथ हैं? मैं कट्टर कांग्रेसी हूँ। कट्टर कांग्रेसी हैं, तो बाबा देखिए कट्टर कांग्रेसी ही मिले। तो हमने सुना कोई कह रहा है कि जो बीजेपी है वो ठीक है क्योंकि देश के लिए जरूरी है। जो बीजेपी की नैरेटिव है कि राष्ट्रवाद का जो मुद्दा है उस पर चर्चा, बहस, आरोप प्रत्यारोप, वाद विवाद हो सकते हैं, लेकिन जनता के दिमाग में वो है। लेकिन केजरीवाल को भी पसंद कर रहे हैं बहुत लोग, कह रहे हैं कि जो बिजली मुफ्त मिल रही है, पानी मुफ्त मिल रहा है, इससे राहत हो रही है। कूड़े की बात कर रहे हैं। और कुछ कट्टर कांग्रेसी भी हैं जो कह रहे हैं कि हम सब कुछ छोड़ सकते हैं, कांग्रेस को नहीं छोड़ सकते हैं। तो निगम चुनाव में कांग्रेस की भी चर्चा हो रही है। तो दिल्ली के दिल में हमने कोशिश की कि ये कुछ आवाज़ जो आम लोग हैं, जो इन नेताओं के जो तमाम दावों के बीच अपनी सोच रखते हैं, वो हम दिखाएं। तो हमने दिल्ली के दिल में बात करी पूर्वी दिल्ली में त्रिलोकपुरी के लोगों से। सहयोगी संजय के साथ सौरभ शुक्ला, NDTV इंडिया। और दिल्ली में शराब घोटाला मामले में CBI ने 7 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दायर की है, जिसमें मनीष सिसोदिया का नाम नहीं है। मनीष सिसोदिया ने इस पूरे मामले पर कहा कि CBI ने मुझे अब क्लीन चिट दे दी है, तो ऐसे में ये साफ हो गया है कि मुझे झूठा बदनाम किया जा रहा था। प्रधानमंत्री को इस पर माफी मांगनी चाहिए। ये भारतीय जनता पार्टी कुछ महीने पहले एक मनोहर कहानी लेके आई थी कि दिल्ली में बहुत बड़ा घोटाला हो गया। कभी बोले 10,000 करोड़ का घोटाला हो गया, कभी बोले 500 करोड़ का, कभी 900 करोड़ का, कभी 140 करोड़ का, कभी 1 करोड़ का। तरह तरह की कहानियां इन्होंने सुनाई। इन्होंने मेरे घर पे CBI की रेड डलवाई, इन्होंने छापे डलवाए, मेरे बैंक के लॉकर तलाशे। आखिरकार ये समझ में आया आज CBI की चार्जशीट से कि मनीष सिसोदिया को तो झूठा ही बदनाम किया जा रहा था, कहीं कोई घोटाला हुआ ही नहीं है। तो मनीष सिसोदिया को जब एक तरह से CBI ने क्लीन चिट दे दी है, तो वैसे में क्या लेफ्टिनेंट गवर्नर को हटाना नहीं चाहिए? क्या चीफ सेक्रेटरी को हटाना नहीं चाहिए? आज जब CBI से क्लीन चिट मिली है तो मुझे लगता है प्रधानमंत्री जी को भी माफी मांगनी चाहिए देश से। आज एक खबर आई जिसमें आम आदमी पार्टी को अपने लिए एक बहुत बड़ी राहत दिखाई दे रही है। खबर यह है कि दिल्ली की नई शराब नीति मामले में CBI ने दिल्ली के राउज एवेन्यू की स्पेशल कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की है, पहली चार्जशीट दाखिल की है। इसमें 7 आरोपियों के खिलाफ जो है इसमें चार्जशीट की गई है। लेकिन सबसे अहम बात जो इसके अंदर है वो ये है कि मनीष सिसोदिया जो दिल्ली के उप मुख्यमंत्री हैं, तत्कालीन एक्साइज मिनिस्टर हैं, और CBI की इस FIR के अंदर जो आबकारी नीति मामले में CBI ने FIR दर्ज की थी, इसमें आरोपी नंबर 1 वो बनाए गए थे। तो मनीष सिसोदिया का नाम इस चार्जशीट के अंदर नहीं आया है। अब इस को देखने के 2 तरीके हो सकते हैं। पहला
कि क्या सीबीआई के पास पर्याप्त सबूत नहीं है या सीबीआई अभी तक कड़ियां नहीं जोड़ पाई है मनीष सिसोदिया तक इस पूरे मामले की, या फिर मनीष सिसोदिया पर कार्रवाई करने से पहले सीबीआई जो है अपना आधार पुख्ता करना चाह रही है, या फिर कोई बड़ा सबूत चाह रही है जिसके आधार पर मनीष सिसोदिया पर कार्रवाई की जा सके, तभी जो है मनीष सिसोदिया पर कार्रवाई करने के लिए वो आगे बढ़े हैं। क्योंकि मनीष सिसोदिया पर कार्रवाई करने का मतलब यह है कि अगर उसमें कुछ कमी पेशी हुई तो आगे जो है अगर मामला नहीं टिकता है आसानी से तो फिर जो है न सिर्फ जांच एजेंसी बल्कि बीजेपी और पूरी केंद्र सरकार पर जो है इस पे सवाल उठेंगे। तो क्या ऐसा है, या फिर इस मामले में एक टेक्निकल बात यह भी होती है कि 60 दिन के भीतर जो है जांच एजेंसी को चार्जशीट दाखिल करनी होती है, और अगर वो 60 दिन के भीतर दाखिल नहीं करते हैं चार्जशीट तो जो आरोपी हैं जो पुलिस की गिरफ्त में हैं वो बाय डिफॉल्ट बेल लेने के अधिकारी हो जाते हैं। तो इस नजर से भी इसको जो है देखा जा सकता है। जो 7 आरोपी हैं जिनके खिलाफ ये चार्जशीट दाखिल हुई है उनमें जो है एक नाम विजय नायर का भी है। विजय नायर जो कि आम आदमी पार्टी के कम्युनिकेशन इंचार्ज हैं, तो चार्जशीट में उनका नाम डाला गया है। एक अभिषेक बोइनपल्ली हैं और 2 जो हैं अधिकारी भी हैं जो उस समय एक्साइज डिपार्टमेंट में तैनात रहे थे। तो 10,000 पन्नों की ये चार्जशीट है। अब आगे जो है सीबीआई का कहना है जांच चल रही है। 30 नवंबर को इस मामले पर जो राउज एवेन्यू की सीबीआई कोर्ट है वो संज्ञान लेगी, लेकिन क्योंकि चुनाव चल रहे हैं तो चुनाव के बीच में ऐसी खबर आना जो है इसको आम आदमी पार्टी अपनी जीत के तौर पर तो बताएगी ही, लेकिन इसके इधर और उधर के जो पहलू हैं वो सब मैंने आपको बता ही दिए हैं। शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। और दिल्ली नगर निगम चुनाव में आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच घमासान बढ़ता जा रहा है। दिल्ली में उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए और कहा कि बीजेपी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की हत्या की साजिश कर रही है। इसके जवाब में मनोज तिवारी ने सफाई दी और कहा कि जान पर खतरा बताने का आम आदमी पार्टी का पुराना राग है। ये बात हम अच्छी तरह समझते भी हैं और हम इसका समर्थन भी करते हैं। मनोज तिवारी जी ने एक तरह से धमकी दी है केजरीवाल जी को, और मनोज तिवारी जी की उस धमकी से साफ हो जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी अरविंद केजरीवाल जी की हत्या करने की साजिश कर रही है। जिस तरह से कल मनोज तिवारी जी ने जिस भाषा में बात की है वह पूरी तरह से खुली धमकी है। मनोज तिवारी जी कहने के लिए कह रहे हैं कि कोई हमला कर सकता है, लेकिन उनको कैसे पता, उनको कैसे अंदाजा है इस बात का? इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। आज हम इस मामले की शिकायत इलेक्शन कमीशन में भी करेंगे और एफआईआर भी कराएंगे और मांग करते हैं कि अरविंद केजरीवाल जी को हत्या की धमकी देने के आरोप में मनोज तिवारी जी को गिरफ्तार किया जाए। मैंने कल अरविंद केजरीवाल जी के सुरक्षा की चिंता की है। मैं तो उनको चाहता हूं कि वो सुरक्षित रहे। जिस प्रकार से उनके विधायक पिट रहे हैं, जिस प्रकार से उनका एक कार्यकर्ता मौत के मुंह में समा गया है, ये सारी स्थितियां बड़ी चिंताजनक हैं। हमारा ट्वीट पढ़े, हम क्या लिखे हैं। ये हत्या की और हत्या की धमकी की जो स्क्रिप्ट है ना, ये आम आदमी पार्टी की बहुत पुरानी है। ये सब देखिए हमारे पास क्या है, ये देखिए मनीष सिसोदिया जी का ट्वीट है, केजरीवाल की हत्या करवाना चाहती है बीजेपी। ये 2019 में है। ये अलग डेट है। तो ये तो हर साल खाली साल बदलता है, इनका आरोप यही रहता है। और महाराष्ट्र कर्नाटक का सीमा विवाद एक बार फिर से चर्चा में है। दोनों ही राज्यों में बीजेपी की सरकारें हैं, लेकिन इसके बावजूद दोनों राज्य के सीएम आमने सामने हैं। दिखाते हैं आपको पूरा विवाद। कर्नाटक महाराष्ट्र सीमा विवाद को लेकर राजनीति तेज है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई के खिलाफ महाराष्ट्र के पुणे और सोलापुर में प्रदर्शन हुए। दोनों राज्यों में भाजपा सरकार होने के बावजूद राज्यों के सीएम आमने सामने हैं। दरअसल कर्नाटक के मुख्यमंत्री बोम्मई ने दावा किया था कि महाराष्ट्र के सांगली जिले के कुछ गांव ने कर्नाटक के साथ विलय की मांग करते हुए एक प्रस्ताव को पारित किया है। ये गांव पानी के संकट से जूझ रहे हैं। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री ने इन दावों का खंडन किया। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा 1 इंच जमीन भी नहीं देंगे। आणि त्याचबरोबर कर्नाटकचा विषय त्याच्यावर मी भाष्य केलेला आहे। हम सीमावर्ती इलाकों में मराठी लोगों को न्याय दिलाने का काम कर रहे हैं।
महाराष्ट्र की 1 इंच जगह भी नहीं जाने दी जाएगी। 40 गांवों की समस्याओं का समाधान करना हमारी सरकार की जिम्मेदारी है। बघून आलाय कर्नाटक आणि महाराष्ट्र बेळगाव सीमा आंदोलनामध्ये। इधर उद्धव ठाकरे ने कहा बम्बई पर भूत प्रेत का वास हो चुका है, तो कांग्रेस नेता डीके शिव कुमार कहते हैं दोनों तरफ बीजेपी की ही सरकार है, फिर भी ये विवाद ये मैच फिक्सिंग से कम नहीं। हमारे जो पड़ोसी राज्य है उसके जो मुख्यमंत्री है बोमई, ऐसे लगता है कि उनके शरीर में भूत ने प्रवेश किया है, अंगत भूत है तो म्हणतो ना, और क्या कैसे पता नहीं हमारे 40 गांव पर उन्होंने दावा ठोक दिया। तो क्या महाराष्ट्र में लोग रहते नहीं है? महाराष्ट्र में क्या हिम्मत नहीं रही? बाकी महाराष्ट्र का स्वाभिमान वगैरह हमने कुछ छोड़ दिया और ये ऐसी कोई भी आएगा और हमारे खिलाफ कुछ भी बकते चले जाएगा, ये अभी बर्दाश्त नहीं होगा। बीजेपी ने बीजेपी के साथ मैच फिक्सिंग की है, ये भी बीजेपी के हैं और वो भी बीजेपी के हैं, दोनों ने मिलकर मैच फिक्सिंग कर ली है। उनकी सरकार है यहाँ पर। वहाँ के डिप्टी सीएम और एक्स सीएम तो बेलगावी से आगे बढ़कर करवार तक आगे बढ़ गए हैं। यहाँ के सीएम कुछ और बात कर रहे हैं। ये सब मैच फिक्सिंग है। कर्नाटक की 1 इंच जमीन भी नहीं देंगे। यहाँ रहने वाले मराठी कर्नाटक के हैं। पिछली सारी सरकारों ने उनके हितों की रक्षा की है। इन लोगों के बयानों से चिंतित होने की जरूरत नहीं है। अपनी राजनीति चमकाने के लिए ये लोग मैच फिक्सिंग कर रहे हैं। ಕರ್ನಾಟಕದವರು ಅವರಿಗೆ ಏನು ರಕ್ಷಣೆ ಕೊಡಬೇಕು ಮೊದಲಿಂದ ಕೂಡ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಕೊಟ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾರು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ. ಇದೆಲ್ಲ ರಾಜಕೀಯದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಫಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು। कर्नाटक के मुख्यमंत्री के बयान के बाद सियासत भले ही तेज हो, लेकिन सांगली जिले का सीमावर्ती जत तालुका पानी और अन्य सुविधाओं की कमी पर फिर नाराजगी जाहिर कर रहा है। ये सीधे कर्नाटक जाने की चेतावनी दे रहे हैं। रेशन भेटत नाही, कर्नाटक मध्ये रेशन भेटते, न राशन है, न पानी, न शिक्षा। हम मराठी हैं, ये बोलने में शर्माती है, पण बोलायला येतं, ये मंत्री वगैरे बोलायला आम्हाला एवढं लाज वाटतं। कर्नाटक महाराष्ट्र के बीच सीमा विवाद पुराना है और सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, लेकिन मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई द्वारा महाराष्ट्र के सांगली जिले के 40 गांवों पर अपना दावा ठोकने के बाद सियासत फिर गर्मा गई है। सांगली के रॉबिन्सन डेविड के साथ मुंबई से पूजा भारद्वाज, एनडीटीवी इंडिया। और राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुआ 10 महीने का डॉगी मार्वल। क्या था इसके पीछे का मकसद दिखाएंगे आपको तस्वीरों के साथ। पूरी खबर एक ब्रेक के बाद देखते रहिए सिटी सेंटर शो। इवन तकलीफ नहीं है, अच्छा लगता है, एंजॉयमेंट है। अच्छा। ट्रैवल कर रहे हैं तीनों साथ में। ये सारा टेंट वेंट इनका खाने का सामान सब कुछ इसमें ही है। यूटेंसिल्स। और अब आइए बात करते हैं कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा की, जो फिलहाल मध्य प्रदेश में है। और आज शाम प्रियंका गांधी और राहुल गांधी नर्मदा आरती में शामिल हुए। इस वक्त आप तस्वीरें देख रहे हैं ब्रह्मपुरी घाट की, जहां प्रियंका गांधी और राहुल गांधी आरती में शामिल होते नजर आए। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में अलग अलग रंग देखने को मिल रहे हैं, अलग अलग क्षेत्रों से लोग इसमें शामिल हो रहे हैं। वहीं आज एक व्यक्ति अपने 10 महीने के डॉगी मार्वल के साथ इस यात्रा में शामिल हुआ। इसके पीछे भी एक खास मकसद था। अनुराग द्वारी की रिपोर्ट देखिए। मेरे पीछे भारत जोड़ो यात्रा के यात्री आगे बढ़ चुके हैं, लेकिन साथ में कुछ और सहयात्री भी हैं जो बाइक पर जा रहे हैं, लेकिन एक मकसद के साथ। रजत ग्वालियर से आ रहे हैं, कश्मीर से कन्याकुमारी तक यात्रा कर चुके हैं और इनके साथ बहुत ही प्यारी मार्वल भी बैठी हुई हैं, चश्मा वश्मा पहन करके, और लंबी दूरी तय कर रहे हैं। रजत, आप क्यों चल रहे हैं बाइक पर मार्वल के साथ? आपके साथी भी हैं। मैं एक्चुअली कश्मीर से कन्याकुमारी पहले ट्रैवल कर चुका था, तो ऑन द वे जब मैंने देखा कि काफ़ी सारी जानवरों की डेड बॉडीज़ मिलती हैं हमको रास्ते में, तो मैंने उसका एक बेसिक रीज़न सोचा कि ऐसा क्यों हो रहा है। काफ़ी सारी एक अपन सोचते तो एक्सीडेंट हो रहा है, बट वो एक्सीडेंट क्यों हो रहा है, उसका क्या रीज़न हो सकता है। तो जैसा मैंने सोचा था कि उसका रीज़न ये है कि लोग रास्ते में खाना फेंक देते हैं, उसके पीछे एक ये एक बेसिक सा रीज़न है, और उनको जब खाना नहीं मिलता है तो वो
आ तो जाता। आप मूलतः पशुओं के अधिकार के लिए काम करो और इसी सिलसिले में राहुल गांधी जी से जी 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 बिल्कुल, मैं इसी वजह से मतलब मैं ग्वालियर से पूरा ही मतलब जब वो मैंने सोचा था कि जब मध्य प्रदेश में जब वो एंटर करेंगे तब मैं उनको पूरा फॉलो करूंगा, उनसे मिलने की कोशिश करूंगा। तो मार्वल को साथ लाने का मकसद ये थक नहीं जाएंगी? नहीं 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 10 महीने की अभी छोटी सी। नहीं, वो पहले उसको मैंने काफ़ी अच्छा ट्रेनिंग दिया हुआ है एंड उसको जब मैं पहली बार कश्मीर से कन्याकुमारी, उसके लिए ये तो बहुत छोटी राइड है। मतलब हम लोग पूरा मतलब ये 3500 नहीं, वो हम लोग 10,000 किलोमीटर कर चुके हैं। जब वो आपके जो साथी हैं पीछे बैठे हुए हैं, आपको तकलीफ नहीं होती साथ में बाइक पर 3 लोग? नहीं इवन तकलीफ नहीं है, अच्छा लगता है, एंजॉयमेंट है। ट्रैवल कर रहे हैं तीनों साथ में। ये सारा टेंट वेंट इनका खाने का सामान सब कुछ इसमें ही है, यूटेंसिल्स वगैरह सब कुछ, गैस तो छोटा। आप लोग रुकते हैं गैस चूल्हे में खाना बनाते हैं, टेंट लगाते हैं। अब हर कोई होटल वाला हम लोगों को अलाउ नहीं करेगा ना कि हम लोग कहाँ रुक सकते हैं। वो डॉग्स के लिए हम लोग यही इस चीज़ पे ही बात करना चाहते हैं उनसे कि आप एनिमल्स के लिए क्या सोचते हैं कि आप हम, क्योंकि एक चीज़ मैं बताता हूँ, एनिमल लवर्स बाइज्ड नहीं होते कि किसी भी चीज़ को लेके उन्हें, हम भी जानना चाहते हैं कि अगर आप एनिमल के लिए वेलफेयर के लिए क्या करेंगे आगे इन फ्यूचर, आप इनकी जो इनकी युवा वोटर हैं, कैसे करेंगे? आप युवा वोटर हैं और आप चाहते हैं कि राहुल जी इसके बारे में अपनी जो राय रखते हैं वो बताएं आपको। ऑफ कोर्स, जब वो बताएंगे तभी तो हमारे जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं और जो भी है उनको पता पड़ेगा कि हाँ राहुल जी एक युवा सोच के साथ सोच रहे हैं। हम मुलाकात संभव हो पाई? नहीं, अभी तो नहीं हो पाई है। एसपी जी ने काफी हम लोगों को परेशान भी किया, बट हम ट्राई कर रहे हैं। देखो हम कहाँ तक करेंगे? कश्मीर हाथ जोड़ के ट्राई करते हैं और एनिमल्स के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मतलब मैं हर चीज करता हूँ। अगर यहाँ तक नहीं मिले तो कश्मीर तक कोशिश करेंगे मिलने की? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो चलिए, इनके एक जिद है और उम्मीद करते हैं कि अगर ये बात कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुन रहे हैं तो तीनों की टीम और खास करके मार्वल थक तो नहीं गई हैं तो इनको मुलाकात राहुल गांधी से करा दी जाए और ये अपने मुद्दे उन तक रख पाएं। खरगोन से अपने सहयोगी रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, NDTV इंडिया। और सिटी सेंटर शो में फिलहाल इतना ही। मुंबई के धारावी से पूरी टीम को दीजिए इजाजत। खबरों के लिए देखते रहें NDTV इंडिया। नमस्कार।